नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पिछले वीडियो में अपने आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में शुरुआत की थी और उसमें अपन ने सबसे पहले देखा था कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन होता है वो पुष्प होता है और पुष्प होता है उसकी विभिन्न संरचनात्मक घटकों के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना होती है वह किस प्रकार की होती है। तो परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में अपन डिटेल से बात कर चुके थे। और परागकोश होता है उसका परिवर्धन या विकास या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उस बारे में बात करेंगे। तो अगला अपना आज का जो टॉपिक है वो परागकोश का परिवर्धन या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो परागकोश का प्रारंभिक परिवर्धन होता है वह विकास की प्रारंभिक अवस्था में परागकोश होता है वह अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है, होमोजीनियस टिश्यू होता है, समरूपी समूह होता है। और इस प्रकार के अविभेदित कोशिकाओं का जो समरूपी समूह होता है उस समरूपी समूह के बाहर की ओर आवरण घिरा हुआ रहता है और उस आवरण को बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक परागकोश एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा द्वारा आवृत अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन होंगे और इसमें विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन होने के फलस्वरूप 4 परागपुट का विभेदन होता है। कुल कितने परागपुट या पोलन सैक बनते हैं? तो इस प्रकार से 4 पोलन सैक या परागपुट निर्मित होते हैं। और इस प्रकार से ये चारों परागपुट हैं उन प्रत्येक परागपुट की जो बाह्य त्वचा होती हैं उस बाह्य त्वचा की नीचे की त्वचा होती हैं उसे अपन अधस त्वचा कहेंगे। और इस अधस त्वचा की कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं आकार में बड़ी एवं सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक परागकोश में अधस त्वचा की कोशिकाएं आकार में बड़ी एवं सघन जीवद्रयुक्त हो जाती हैं और सघन जीवद्रयुक्त होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है इन कोशिकाओं में बड़े आकार की हो जाती हैं और इन कोशिकाओं को एक अन्य नाम दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? प्रप्रसू कोशिकाएं कहा जाता है या आर्कीस्पोरियम सेल्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रप्रसू कोशिकाएं आर्कीस्पोरियम सेल्स का निर्माण हो जाता है। आर्कीस्पोरियम सेल्स होती हैं वह बहुत सारी संख्या में बनती है अर्थात परागकोश का जो परिवर्धन होता है वह किस प्रकार का होता है? यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, सुबीजाणुधानीय प्रकार का होता है। इस प्रकार के परिवर्धन में जब एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होगी वो भाग लेती हैं तो उसे अपन सुबीजाणुधानीय कहते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्धन में एक से अधिक बीजाणुधानी प्रारंभिक कोशिकाएं से बीजाणुधानी या परागपुट का निर्माण होता है, परिवर्धन होता है। इस कारण से इसे अपन क्या कहते हैं? सुबीजाणुधानीय या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का कहा जाता है। तो ये सवाल भी आपको पूछा जा सकता है कि आवर्तबीजी पादपों में परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार का होता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे सुबीजाणुधानीय या यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अब उसके बाद में प्रत्येक परप्रसू कोशिका होगी, इस प्रत्येक परप्रसू कोशिका में एक परिणत विभाजन होता है और एक परिणत विभाजन होने से एक बाहर की ओर कोशिका बनेगी, एक भीतर की ओर कोशिका बनेगी। इस प्रकार से परिणत विभाजन होगा और परिणत विभाजन होने से 2 कोशिकाएं बनेगी, बाहर की और एक भीतर की ओर कोशिका बनेगी। इस प्रकार से पूरी कोशिका बनेगी, 2 परतें बन जाएगी और बाहर की परत होगी उस परत को प्राथमिक द्वितीय कोशिकाओं की परत कहेंगे, जबकि भीतर की ओर परत बनेगी उसे अपन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं की परत कहा जाता है। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं होगी, इन कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है और परिणत विभाजन होने से परागकोश भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये प्राइमरी पेराइटल सेल्स है, इस पेराइटल सेल्स में लगातार विभाजन होंगे और विभाजन होने के फलस्वरूप जो प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं हैं उससे द्वितीय परत का निर्माण होता है, पैराइटल लेयर का निर्माण होता है और इस पैराइटल लेयर्स होती हैं उस लेयर में आपको ध्यान रखना है परागकोश भित्ति के विभिन्न स्तरों का विभेदन होता है, निर्माण होता है। तथा इसमें आप ध्यान देंगे तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है उस प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से सीधे ही या तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लग जाएगी या इसमें पहले समसूत्री विभाजन होंगे और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप बीजाणुजन कोशिकाएं बनेगी और ये बीजाणुजन कोशिका हैं जो बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। क्लियर हो गया? तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में? आवर्तबीजी पादपों के अंदर किस प्रकार से जो बीजाणुजन उत्तक है उसका परिवर्धन होता है।
अब उसके बाद में बात करेंगे कि इनमें एक शॉर्ट फ्लो चार्ट से अपन बात करते हैं कि इनमें ये परिवर्धन किस प्रकार से होता है, कौन सी कोशिकाएं कितनी लेयर बनती हैं। तो इसमें ध्यान दें, सबसे पहले परिवर्धन में जो है वो प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार का समूह होता है, तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है। तो इसमें देखेंगे आप अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है। किस प्रकार का समूह होता है, समरूपी समूह होता है। और इस समूह में बाहर की ओर सुस्पष्ट सुनिश्चित क्या पाई जाती है, बाह्य त्वचा पाई जाती है। बाहर की ओर सुस्पष्ट बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस पाई जाती हैं। और ये सुस्पष्ट एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है, यही आगे जाकर के परागकोश का सबसे बाह्य आवरण, जिसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं, उसका निर्माण करेंगे। बाह्य त्वचा के नीचे की अधस्थ कोशिकाएं हैं, उनमें कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, सघन जीवोद्युक्त हो जाती हैं। बड़े आकार में एवं सघन जीवोद्युक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, आर्कीस्पोरियम सेल कहा जाता है। तो आर्कीस्पोरियम सेल का निर्माण हो जाएगा। आर्कीस्पोरियम सेल बनने के बाद में इस सेल में प्रथम विभाजन होता है। वह किस प्रकार का विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। और परिणत विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, कोशिकाओं की दो परतें बनेगी। कौन कौन सी परतें बनेगी, तो एक बाहर की ओर परत बनेगी, और बाहर की ओर परत बनती हैं उस परत को अपन प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, यहाँ जिसे अपन कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल। तो इस प्रकार से प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण हो जाता है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल का है वो निर्माण हो जाता है। और दूसरी कोशिका परत बनेगी, उसे अपन कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो दो परतें बनेगी, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी कौन सी बनेगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है, या जैसे अपन कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनियस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजीनियस टिश्यू का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से स्पोरोजीनियस सेल्स का निर्माण होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका, उसमें फिर से समसूत्री विभाजन होता है, और ये भी परिणत समसूत्री विभाजन होगा। और परिणत समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें बनेगी वह सेकेंडरी पैराइटल सेल का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से सेकेंडरी पैराइटल सेल का निर्माण होता है। यहाँ भी कैसे बनेगी, सेकेंडरी पैराइटल सेल का निर्माण होता है। तो ये सेकेंडरी पैराइटल सेल्स बन जाएगी। अब सेकेंडरी पैराइटल सेल बनने के बाद में फिर से इसमें परिणत समसूत्री विभाजन होगा, और जिससे दो परतें बन जाएगी। एक परत बनेगी जिसे अपन कहेंगे अंतःस्थिसियम, अंतःस्थिसियम कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में कहेंगे एंडोथीसियम। तो इस प्रकार से एंडोथीसियम या अंतःस्थिसियम का निर्माण हो जाता है। और भीतर की ओर परत बनेगी जिसे अपन मध्य स्तर कहा जाता है। क्या कहेंगे, मध्य स्तर या मिडल लेयर कहा जाता है। और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, दो परतें बन जाएगी। अब यहाँ भी ये सेकेंडरी पैराइटल सेल है, उन सेल्स में भी दो परतें बनेगी, और एक परत बनेगी वह मध्य स्तर की होगी। एक परत बनेगी वो कौन सी होगी, मध्य स्तर की। दूसरी परत बनेगी वह टेपिटम की परत बनती है, या जिसे अपन पोषोतक कहते हैं, उस पोषोतक की सेल का निर्माण हो जाता है। तो एक परत बनेगी मध्य स्तर की, दूसरी परत कौन सी बनेगी, टेपिटम या पोषोतक की जो परत है उनका निर्माण होता है। कई बार इस मध्य स्तर में फिर से विभाजन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कुल 3 मध्य स्तर की परतों का निर्माण हो जाता है। मिडल लेयर फर्स्ट, उसके बाद में मिडल लेयर सेकेंड, उसके बाद में मिडल लेयर थर्ड, और इस प्रकार से टेपिटम होगा ये पोषोतक या टेपिटम
जो पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है। तो ये तो परागकोश भित्ति का जो निर्माण है वो प्राथमिक भित्तीय कोशिका से हो जाता है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, यह प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होगी या तो सीधे ही क्या कर लेती हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीधे ही निर्माण कर लेगी, वह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण कर लेगी, यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, सीधे ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ कई बार क्या होता है कि सीधे विभाजन न होकर के इसमें पहले समसूत्री विभाजन होते हैं। पहले कौन से विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे, और समसूत्री विभाजन होने के बाद में यहाँ उत्तक बनेगा और उसे अपन कहेंगे बीजाणुजन उत्तक, यहाँ बीजाणुजन कोशिकाएं बनेगी। और इस प्रकार से बीजाणुजन जो कोशिकाएं बनेगी, ये कोशिकाएं बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो ये अपन को बात ध्यान रखनी है किसके बारे में, परागकोश या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे परागकोश में परिवर्धन हो गया, अब परागकोश या लघु बीजाणुधानी होती है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो अगली बात करें अपन परागकोश या लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना। इससे पहले आप नोट डाउन करते रहें, वीडियो को रोक के आप बीच में भी नोट डाउन कर सकते हो जिससे आपके अच्छे नोट्स बनते जाएं। करते हैं परागकोश या लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना के बारे में। परागकोश या लघु बीजाणुधानी की आंतरिक संरचना होती है, उसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक परागकोश होता है, उस प्रत्येक परागकोश में आंतरिक जो संरचना होती है या प्रत्येक परागकोश की आंतरिक संरचना परिवर्धन के दौरान, परिवर्धन के फलस्वरूप, आंतरिक संरचना परिवर्धन के फलस्वरूप दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती हैं, दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती हैं, दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती हैं। तो इस प्रकार से दो स्पष्ट भागों में विभेदित होती हैं। कौन कौन से दो स्पष्ट भाग होते हैं तो वो अपन को ध्यान रखना। अभी अपन ने परिवर्धन देखा था, और परिवर्धन में अपन देखा था कि जो परिवर्धन होता है जिसके फलस्वरूप दो भाग बनेंगे, एक बाहर की ओर प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी उससे भित्ति का निर्माण होगा परागकोश भित्ति, और दूसरा आपको ध्यान रखना अंदर की जो स्तर है उससे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजन उत्तक या बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बीजाणुजन कोशिकाओं या बीजाणुजन उत्तक का निर्माण होता है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दो स्तरों में विभेदित होती हैं। कौन कौन से हो गए, पहला आपको ध्यान रखना है परागकोश भित्ति। तो इस प्रकार से पहला हो गया परागकोश भित्ति। तो फर्स्ट आपको कौन सा ध्यान रखना है, परागकोश भित्ति, और दूसरा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं। तो सेकंड अपन को ध्यान रखना है बीजाणुजन कोशिकाएं, और फर्स्ट आपको ध्यान रखना है परागकोश भित्ति। इस प्रकार से दो स्पष्ट क्षेत्रों में जो है वो बांटा हुआ रहता है, ये विभेदित रहता है। तो एंथर की आंतरिक संरचना, परागकोश की आंतरिक संरचना में दो भाग, ये यहाँ पर अपन को अनुप्रस्थ काट में इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये परागकोश की संरचना है और उसके अनुप्रस्थ काट का अपन कोशिकीय संरचना चित्र बनाए। मैंने यहाँ का भाग काट करके कोशिकीय चित्र बनाया, तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे बाहर की ओर त्वचा होती है उसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहेंगे। उसके बाद में अंतःस्थिसीयम, मध्यस्तर, टेपिटम, ये चारों भाग होते हैं, ये मिलकर के और परागकोश भित्ति का निर्माण करेंगे, और अंदर की ओर बीजाणुजन उत्तक होता है। तो दो भाग विभेदित हो गए। अब उसके बाद में आप ध्यान देंगे पहला भाग कौन सा है, परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको देखते हैं परागकोश की भित्ति होती हैं, वह परागकोश भित्ति होती हैं, वह चार भागों में विभेदित होती हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति चार परतों में विभेदित होती हैं, चार परतों में विभेदित होती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। परिवर्तन से कितने परतें विभेदित हो जाएगी, चार परतें विभेदित होती हैं। तो परागकोश की भित्ति होती हैं वह चार परतों में विभेदित होती हैं। वो इस प्रकार से कौन कौन सी परतें हैं, तो सबसे पहले बाहर की ओर दिखाई दे रही हैं वह कौन सी हो जाएगी, बाह्य त्वचा। कौन सी परत हो जाएगी, बाह्य त्वचा होती हैं।
और बाह्य त्वचा या जिसे अपन क्या कहेंगे एपिडर्मिस आपको दिख रही है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। और इस बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, यह परागकोश की भित्ति की सबसे बाह्य परत है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, परागकोश की बाह्यतम एकल स्तर के रूप में उपस्थित होती हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा कहते हैं। तो बाह्य त्वचा में आप ध्यान देंगे कि यह परागकोश के सबसे बाहर की ओर एकल स्तरीय कोशिकाओं से बनी हुई संरचना होती है, जो कि परागकोश की सुरक्षा करती है, जो कि परागकोश की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। पहली परत कौन सी होगी, बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा दिखाई दे रही है और इस बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती है वो एकल स्तर के रूप में उपस्थित होती हैं और ये कार्य क्या करती हैं, तो सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। और आप ध्यान देंगे परिपक्व अवस्था में बाह्य त्वचा की सेल्स होती हैं, बाह्य त्वचा की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं दीर्घित एवं आपको ध्यान रखना है स्पर्श रेखीय दिशा में चपटी होती हैं। तो दीर्घित एवं स्पर्श रेखीय दिशा में चपटी होती हैं। तो स्पर्श रेखीय दिशा में कैसी होती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे पहली संरचना कौन सी, बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा में आपको ध्यान रखना है कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर परागकोश की सबसे बाह्यतम एकल स्तर परत होती है, बाह्य त्वचा कहलाती है, जो कि परागकोश की सुरक्षा करती है। और परिपक्व अवस्था में इनकी कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकाएं कैसी होती हैं, दीर्घित एवं स्पर्श रेखीय दिशा में चपटी होती हैं। तो पहली संरचना कंप्लीट किसके बारे में, बाह्य त्वचा के बारे में। सेकेंड संरचना आपको ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रखनी है, बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की ओर स्तर होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अंतःस्थिशियम कहा जाता है। क्या कहेंगे, अंतःस्थिशियम, या इसे अपन एंडोथीशियम कहा जाता है, एंडोथीशियम कहा जाता है। तो अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम के बारे में ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बाह्य त्वचा के नीचे एकल स्तर को अपन क्या कहते हैं, तो बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की ओर एकल स्तर के रूप में उपस्थित होती हैं और इस सिंगल स्तर को अपन किस नाम से जाना जाता है, अंतःस्थिशियम कहते हैं। तो बाह्य त्वचा की नीचे एकल परत होती है, उस परत को अपन क्या कहते हैं, अंतःस्थिशियम कहा जाता है। और आप ध्यान देंगे तो अंतःस्थिशियम की कोशिकाएं होती हैं या इस परत की कोशिकाएं, इस परत की कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियां अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों से बनी होती हैं, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों से बनी होती हैं, अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों से बनी होती हैं। तो आप ध्यान देंगे इस परत की कोशिकाओं की आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं, वह अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियों से निर्मित होती हैं। और ये कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती हैं, ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना है आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती हैं। आर्द्रताग्राही प्रकृति की होने के कारण यह परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं, होने के कारण परिपक्व परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं, परिपक्व परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। इस परिपक्व परागकोश के स्फुटन में डेहिसेंस में सहायक होती हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में, दूसरे प्रकार की सेल्स जिसे अपन क्या कहते हैं, अंतःस्थिशियम। तो अंतःस्थिशियम में कोशिकाएं किस प्रकार की, आर्द्रताग्राही प्रकृति की, जिसके कारण से किसमें सहायक होती हैं, परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। ये कोशिकाएं इसकी आंतरिक भित्तियां होगी, उसमें अल्फा सेलुलोज का रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं और ये रेशेदार पट्टियां होती हैं यू आकार की होती हैं और इस रेशेदार पट्टियां होगी वो आर्द्रताग्राही प्रकृति की होगी, जिसके कारण से परागकोश के स्फुटन में ये सहायता करती हैं। इसी भाग में स्टोमियम भी उपस्थित होता है जो परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। आगे अपन पढ़ेंगे जब परागकोश के स्फुटन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला और तीसरी परत आपको ध्यान रखनी है, वो कौन सी होती है, मध्य स्तर होती है। तो तीसरी परत आपको ध्यान रखनी है मध्य स्तर, या जिसे अपन कहेंगे मिडल लेयर। तो मध्य स्तर या मिडल लेयर के बारे में तो ये आप ध्यान देंगे मध्य स्तर अंतःस्थिशियम के नीचे
1 से 3 परतों की पतली भित्ति की कोशिकाओं से बनी होती हैं। मध्य स्तर अंतःस्थिशियम के नीचे 1 से 3 परतों की पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी होती हैं। पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी होती हैं, भित्ति युक्त सेल से बनी होती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो किसके बारे में ध्यान रखना आपको? मध्य स्तर के बारे में। मध्य स्तर होता है अंतःस्थिशियम के नीचे 1 से 3 परतों की बनी होती हैं, और जो कि परतें होती हैं उनकी कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? पतली भित्ति युक्त होती हैं। और इसमें ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये मध्य स्तर की कोशिकाएं हैं, ये सेल्स है, ये नष्ट होकर बीजाणुजन उत्तक को पोषण प्रदान करती हैं। बीजाणुजन सेल्स को या उत्तक को क्या प्रदान करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके बारे में? मध्य स्तर के बारे में। मध्य स्तर अंतःस्थिशियम के नीचे 1 से 3 परतों की पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं, और इनकी कोशिकाएं होती हैं वे नष्ट होकर बीजाणुजन उत्तकों को पोषण प्रदान करती हैं। यानी धीरे धीरे ये कोशिकाएं क्या हो जाएगी? मध्य स्तर की नष्ट हो जाएगी, और नष्ट होकर के क्या करेगी? बीजाणुजन उत्तकों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरी परत आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? मध्य स्तर के बारे में ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अपन बात करेंगे चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट परत है वो कौन सी होती है? तो परागकोश भित्ति की चौथी जो परत होती है उसे अपन टेपिटम कहा जाता है। ये सर आप लिख लेना वीडियो रोक के। अब उसके बाद में बात करेंगे अपन चौथी परत के बारे में, वो कौन सी है? टेपिटम। चौथी परत है वो कौन सी है? टेपिटम है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, यह परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी या सबसे आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती हैं। सबसे आंतरिक एवं किस प्रकार की परत होती हैं? विशिष्ट परत होती हैं। तो आप ध्यान देंगे इसमें टेपिटम होती है, यह परागकोश भित्ति की सबसे भीतरी एवं विशिष्ट परत होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। और इनका निर्माण होता है वह लघु बीजाणु के चतुष्क अवस्था तक बनने तक इसका पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से निर्माण कब हो जाती है? जब लघु बीजाणु चतुष्क बन जाता है। अब उसके बाद में ध्यान दें, टेपिटम होती हैं, यह टेपिटम की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम्स की सेल्स होती हैं, वे कोशिकाएं बड़ी होती हैं, सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? बड़ी सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं, बड़ी सघन जीव द्रव्य युक्त। और आप इस कोशिका की विशेषता ध्यान देंगे तो ये बहुकेंद्र की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? बहुकेंद्र की होती हैं। और आप ध्यान देंगे बहुकेंद्र की एवं बहुगुणित होती हैं। तो ये विशेषताएं ध्यान रखनी है किसकी? टेपिटम की कोशिकाओं की। यानी टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वे बड़ी सघन जीवयुक्त एवं बहुकेंद्र की होती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें बहुकेंद्र की अवस्था एवं बहुगुणित अवस्था उत्पन्न होती है, वह दो मुख्य प्रोसेस के कारण से होती हैं। पहली प्रोसेस है अंतः समसूत्री विभाजन या एंडोमाइटोसिस, और दूसरा आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अंतः बहुगुणिता या एंडो रिप्लिकेशन के कारण से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में अंतःसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का विभाजन होता है? एंडोमाइटोसिस होता है। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे टेपिटम की सेल में, टेपिटम की कोशिकाओं में अंतःसूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार के विभाजन होता है? अंतःसूत्री विभाजन होता है, जिसे अपन इंग्लिश में कहेंगे एंडोमाइटोसिस। तो इसमें कौन सा विभाजन होता है? एंडोमाइटोसिस। एवं आपको ध्यान रखना है इसमें होता है वह अंतःसूत्री विभाजन के साथ में अंतः बहुगुणिता होती हैं, अर्थात एंडो रिप्लिकेशन इसमें देखा जाता है। तो इस प्रकार से अंतः बहुगुणिता या अंतः बहुगुणन की प्रक्रिया इसमें होती है, एंडो रिप्लिकेशन होता है। तो एंडो रिप्लिकेशन एवं एंडोमाइटोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये कोशिकाएं होती हैं यह बहुगुणित एवं बहुकेंद्रीय होती हैं।
तो आप ध्यान देंगे टेपिटम की कोशिकाओं में अंतःसूत्री विभाजन एवं अंतः बहुगुणन के कारण से ये कोशिकाएं बहुगुणित एवं बहुकेंद्र की होती हैं। अब ये होता क्या है, हमने तो दो ही प्रकार का कोशिका विभाजन पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है समसूत्री विभाजन, दूसरा पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन। ये नया विभाजन कौन सा हो गया, तो इसमें आप ध्यान देंगे अंतःसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो इसमें देखेंगे आप कि केंद्रक कला के अक्षत रहते हुए या बिना विघटन होते हुए अक्षत रहते हुए गुणसूत्रों के द्विगुणन एवं डीएनए की मात्रा में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, वृद्धि होने की प्रक्रिया होती है, उसे अपन एंडोमाइटोसिस कहते हैं। अर्थात इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, उस केंद्रक का विभाजन नहीं होगा, यानी केंद्रक झिल्ली होगी वो अक्षत रहेगी और उसके अंदर ही आपको ध्यान रखना है जो है वो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, डबलेट हो जाएगी, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और डीएनए की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और डीएनए की मात्रा और गुणसूत्रों की मात्रा बढ़ने के कारण से ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है बहुगुणित हो जाती हैं, पॉलीप्लॉइड हो जाती है। और आप ध्यान देंगे तो एक ही कोशिका में अधिक केंद्रक उपस्थित हो बहुकेंद्री की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो बहुगुणित होती हैं एवं बहुकेंद्रिकीय होती हैं। और इसका आपको कारण क्या ध्यान रखना है, तो इसका कारण है वो इसमें एंडो रिप्लिकेशन एवं एंडोमाइटोसिस होता है। अब उसके बाद में ध्यान देंगे कि टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, यानी टेपिटम होता है वह कितने प्रकार की होती हैं, तो आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। पहला प्रकार आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम, अमीबीय या जिसे अपन कहेंगे पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। तो पहला कौन सा टेपिटम का प्रकार हो जाएगा, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम होती हैं। तो पहला प्रकार टेपिटम का अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। अब ध्यान दें इस प्रकार की टेपिटम होती हैं, इस टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के मध्य की स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं वह विघटित हो जाती हैं और स्पर्श रेखीय भित्तियां विघटित होने के कारण से ये कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं एवं बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। और बड़ी और बहुकेंद्रकीय संरचना होती है उसे अपन क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। तो इस प्रकार से पेरीप्लाज्मोडियम का निर्माण हो जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार की टेपिटम में स्पर्श रेखीय भित्तियां होती हैं वो विघटित होने से कोशिकाएं बड़ी एवं मोटी हो जाती हैं जिन्हें पेरीप्लाज्मोडियम कहते हैं। ये पेरीप्लाज्मोडियम होगी ये अमीबीय गति करके बीजाणुजन कोशिकाओं के मध्य जाकर उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। अमीबीय गति करके और किसके मध्य जाएगी, बीजाणुजन सेल्स के मध्य चली जाती हैं और मध्य जाकर के और उन्हें क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना है कि इसके मध्य की स्पर्श रेखीय भित्तियां विघटित हो जाती हैं और विघटित होने से ये बड़े आकार की संरचना का निर्माण करेंगे जिसे हम पेरीप्लाज्मोडियम कहेंगे। और पेरीप्लाज्मोडियम होते हैं उसमें गति कौन सी, अमीबी, यानी अमीबा जिस प्रकार से कुटपाद बनते हैं वैसे ही इसमें आपको ध्यान रखना है तो जो पर्वतनुमा संरचनाएं बनेगी और जिसके सहायता से गति करके और बीजाणुजन कोशिकाओं के मध्य जाकर उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। तो उन्हें अपन क्या कहेंगे, अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम प्रकार की टेपिटम कहा जाता है। इसके उदाहरण कौन से ध्यान रखने हैं, तो इसमें उदाहरण ध्यान रख सकते हो आप, टाइफा के पादप में इस प्रकार का देखा जाता है, तो टाइफा में इस प्रकार का देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है ट्रेडिस्केंसिया के पादप में भी इस प्रकार का देखा जाता है, तो ट्रेडिस्केंसिया के पादप में भी देखा जाता है। और आप ध्यान देंगे ट्रेडिस्केंसिया का अतिरिक्त तो आप ध्यान देंगे एलिस्मा के पादप में भी इस प्रकार का देखा जाता है। तो ट्रेडिस्केंसिया, एलिस्मा और टाइफा के पादप होते हैं उनमें इस प्रकार का देखा जाता है। सेकंड टाइप्स अपन देखेंगे वो ध्यान रखना है स्त्रावी या ग्लैंडुलर टेपिटम। स्त्रावी टेपिटम
स्रावी टेपिटम, इस प्रकार की टेपिटम होती हैं, उनकी कोशिकाएं अपनी भित्तीय अवस्था में बनी रहती हैं जब तक कि पराग कणों का निर्माण नहीं हो जाता। यानी पराग कणों के निर्माण तक इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, वो अपनी भित्ति है, यानी आप भित्ति विघटित नहीं होगी। जैसे यहाँ पर भित्ति विघटित हुई थी, इस प्रकार की भित्तियाँ यहाँ पर विघटित नहीं होगी, ये भित्ति अवस्था में बनी रहती हैं। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यह इन कोशिकाओं की भित्ति होती हैं, इन सेल्स की भित्ति होती हैं, वह भित्ति स्त्रावण के माध्यम से पोषक पदार्थों को, स्त्रावण के माध्यम से पोषक पदार्थ होते हैं, उन पोषक पदार्थों को बीजाणुजन कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। पोषक पदार्थों को कहाँ तक पहुंचाएगी? बीजाणुजन कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे, स्रावी टेपिटम, इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाएं अपनी भित्तीय अवस्था में बनी रहती हैं। परागकणों के निर्माण के बाद में इन कोशिकाओं के भित्ति के द्वारा स्त्रावण के माध्यम से पोषक पदार्थों को बीजाणुजन कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो बीजाणुजन कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ पहुंचाए जाएंगे, वो किसके माध्यम से? स्त्रावण के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। तो ये टेपिटम हो गई, कौन सी? स्रावी टेपिटम। उदाहरण ध्यान देंगे, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है। तो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में इस प्रकार का देखा जाता है। तो अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में स्रावी प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। तो इस प्रकार से टेपिटम कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। पहली आपको कौन सा प्रकार ध्यान रखना है? तो उसमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है फर्स्ट टाइप से वो अमीबिये या पेरिप्लाज्मोडियम, और सेकंड स्रावी प्रकार की। ये आप नोट डाउन कर लें। और उसके बाद में नेक्स्ट अगला अपन बात करते हैं टेपिटम के कार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेपिटम के कार्य, तो ये लिख लीजिए। हाँ, अब बात करते हैं टेपिटम के कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट है कार्य, और टेपिटम की कार्य हैं वो अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सवाल है वो कई बार पूछा गया है। टेपिटम के कार्य, टेपिटम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये पिछली बार अर्धवार्षिक के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया, और आप ध्यान देंगे कई बार ये वार्षिक एग्जाम में भी सवाल आ सकता है। तो ये अपन को टेपिटम के कार्य के बारे में ध्यान रखना है। पहला ध्यान दें, यह बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। यह बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये क्या कार्य करती है? तो पहला कार्य आपको ध्यान रखना है, यह बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती है। तो ये पहला कार्य। दूसरा कार्य आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, देखो इसमें जो बनेगी कोशिका है वह बीजाणुजन उत्तक से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेगी, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है वो द्विगुणित होती हैं, और इस द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपको ध्यान रखना लघु बीजाणु बनेंगे। और लघु बीजाणु बनते हैं वे लघु बीजाणु 4 एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जिससे अपन कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। और लघु बीजाणु चतुष्क होंगे वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वह कैलोज बंधन प्रोटीन के बंधन से जुड़े हुए रहते हैं, और कैलोज प्रोटीन के जो बंधन होता है उस बंधन को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, कैलेज एंजाइम, और उस कैलेज एंजाइम का स्त्रावण भी किसके माध्यम से किया जाता है? टेपिटम के द्वारा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? लघु बीजाणु चतुष्क को, लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित या लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित कैलोज बंधन से मुक्त करने के लिए, लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित कैलोज बंधन को मुक्त करने के लिए आवश्यक कैलेज एंजाइम का स्त्रावण, आवश्यक कैलेज एंजाइम का स्त्रावण, कैलेज एंजाइम का स्त्रावण टेपिटम द्वारा किया जाता है। तो कैलेज एंजाइम का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाएगा? टेपिटम द्वारा किया जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, यानी लघु बीजाणु चतुष्क में उपस्थित कैलोज बंधन को मुक्त करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? कैलेज एंजाइम, और इस कैलेज एंजाइम का स्त्रावण टेपिटम द्वारा किया जाता है। ये दूसरा कार्य ध्यान रखना है। तीसरा कार्य ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, यह वृद्धि हार्मोन या टेपिटम होती है, वह टेपिटम वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन का स्त्रावण करती हैं। तो यह वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन, और जिससे अपन ऑक्सीन का प्रकार है एंडोल एसिटिक एसिड, एंडोल एसिटिक एसिड का
स्त्रावण करती हैं या निर्माण करती हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं या स्त्रावण करती है। तो ये अपन को तीसरा कार्य है। चौथा कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथा कार्य, इसमें सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इसमें चौथे कार्य में आप ध्यान देंगे कि इनके द्वारा वसा युक्त गोलाकार कणों का या पिंडों का निर्माण होता है, जिन्हें अपन प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा वसा युक्त गोलाकार पिंडों का निर्माण होता है। वसा युक्त गोलाकार पिंडों का निर्माण होता है, और वसायुक्त गोलाकार जो पिंड होते हैं उन पिंडों को अपन कहते हैं प्रोयूबिस्काय। ध्यान दें, उन पिंडों को अपन क्या कहेंगे, प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। तो गोलाकार वसायुक्त पिंडों का निर्माण होता है जिन्हें अपन प्रोयूबिस्काय कहा जाता है। और ये प्रोयूबिस्काय होते हैं, इनके द्वारा यानी प्रोयूबिस्काय के द्वारा आपको ध्यान रखना है यूबिस कणों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाएगा, यूबिस कणों का स्त्रावण किया जाता है। इनके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यूबिस कणों का स्त्रावण किया जाता है। और आप ध्यान देंगे यूबिस कणों में एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, जिन्हें स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। यूबिस कणों में एक विशेष प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन कहा जाता है। और यह स्पोरोपोलेनिन होता है, यह पादप जगत का कठोरतम भाग है। पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है वो कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोरोपोलेनिन होता है जो कि किसका निर्माण करता है, तो आपको ध्यान रखना है जो कि पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है। पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है। बाह्य चोल का निर्माण है वो किसके माध्यम से होता है, स्पोरोपोलिन से। ये सवाल भी कई बार बोर्ड में पूछा जा सकता है कि पराग कण के बाह्य चोल का निर्माण किस कार्बनिक पदार्थ से होता है या कौन से कार्बनिक पदार्थ से होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्पोरोपोलेनिन से होता है। तो ये चौथा कार्य ध्यान रखना है। लास्ट और पांचवा कार्य आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि टेपिटम होती है, उस टेपिटम के द्वारा पोलन किट का निर्माण किया जाता है। तो टेपिटम द्वारा पोलन किट का निर्माण किया जाता है। पोलन किट का निर्माण किया जाता है। और पोलन किट होता है वह आप ध्यान देंगे वसा, और आप ध्यान देंगे कैरोटीनॉइड्स, और आप ध्यान देंगे कैरोटीनॉइड्स के अतिरिक्त आप इसमें ध्यान देंगे तो प्रोटीन होता है, उसका मिश्रण होता है। और यह पोलन किट होता है। इसी पोलन किट के कारण से पराग कणों में रंग होता है, पराग कणों में गंध होती हैं, पराग कणों में चिपचिपापन होता है, जो कि कीट परागण पुष्पों में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, टेपिटम और उस टेपिटम के कार्य कौन कौन से। तो ये 5 कार्य आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं टेपिटम के पहला कार्य आपको ध्यान रखना है, ये बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। दूसरा कार्य आप ध्यान देंगे, लघु बीजाणु चतुष्क को कैलोज बंधन से मुक्त करने के लिए आवश्यक एंजाइम कैलेज का स्त्रावण टेपिटम के द्वारा किया जाता है। तीसरा आप ध्यान देंगे, यह वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन एंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण करती है। चौथा कार्य आप ध्यान देंगे, टेपिटम की कोशिकाओं द्वारा वसायुक्त गोलाकार पिंडों का निर्माण किया जाता है। इन वसायुक्त गोलाकार पिंडों को यूबिस पिंड कहा जाता है। और इन यूबिस पिंड या यूबिस काय होते हैं, इन यूबिस काय के द्वारा यूबिस कणों का निर्माण किया जाता है। और यूबिस कण होते हैं उनके अंदर स्पोरोपोलेनिन होता है, और स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का कठोरतम भाग होता है जो कि पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है। उसके बाद में ध्यान देंगे, टेपिटम द्वारा पोलन किट का निर्माण किया जाता है जो कि वसा, कैरोटीनॉइड्स और प्रोटीन का मिश्रण होता है। यह पोलन किट होता है वह आपको ध्यान रखना है पराग कणों के बाह्य रंग प्रदान करने का, चिपचिपा और गंध प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि कीट परागित पुष्पों में परागण में सहायक के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पराग क्रीम भी इससे बनाई जाती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, वह सेकंड कौन सा हो जाएगा, तो सेकंड है वो है परागकोश भित्ति के बाद दूसरा स्तर या दूसरी जो संरचना है वो कौन सी है, बीजाणुजन कोशिकाएं हैं। तो सेकंड आपको ध्यान रखना है बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन कोशिकाएं। इसमें ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, परागकोश में
परागकोश में परागकोश भित्ति से आवृत, परागकोश भित्ति से आवृत कोशिकाओं का समूह, आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाता हैं, बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती हैं। तो बीजाणुजन कोशिका के बारे में आप ध्यान देंगे कि परागकोश में परागकोश भित्ति से आवृत कोशिकाओं का समूह बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाते हैं। ये बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं सीधे ही या समसूद विभाजन करके और संख्या बढ़ा के, और किस रूप में काम करती हैं? तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, या जिसे अपन कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन करके और आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण करेगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। और लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं चतुष्क के रूप में, तो लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, जो कि कैसे होंगे? अगुणित। और इस प्रकार की प्रक्रिया होती है उसे लघु बीजाणु जनन कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन लघु बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।